ने बड़े ही बारीकी के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। ऐतिहासिक दृष्टि से हमने इस बात पर डिस्कशन किया कि पूर्व में यह माना जाता था कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण से पहले भारत में कोई विकसित सभ्यता नहीं थी। लेकिन जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने जो खुदाई की, उससे प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिकंदर के भारत में आक्रमण से पहले भारत में एक संपूर्ण विकसित सभ्यता थी और उस सभ्यता का नाम था मोहनजोदड़ो की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी में जिस स्थान का पता चला वो मोहनजोदड़ो था पहले, तो इसी आधार पर उसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता या सिंधु घाटी का सभ्यता नाम दिया गया। आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड, आज हम लोग जो है एक तरह से सिंधु घाटी के नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि टाउनशिप प्लानिंग क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ग्रामीण सभ्यता न होकर पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी। जो भी पुरातात्विक साक्ष्य या अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो अनुसंधान हुए हैं, उससे ये पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल एक शहरी सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यह बताया गया है कि यहाँ पर सड़कें संपूर्ण में एक दूसरे को काटती थी, सड़कों के किनारे नालियां होती थी और ये नालियां ऊपर से ढकी होती थी। राइट। यहाँ पर यह भी बताया गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लोगों का मतलब जो एक तरह से जो नगर था, वह नगर दो भागों में बटा हुआ था। एक दुर्ग जिस पर शासक वर्ग रहता था, और दूसरा जो था वो नगर था जिसमें सामान्य नागरिक रहते थे, सामान्य नागरिक रहते थे। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट्स बॉक्स में आप लिखते चलेंगे, ताकि आपके चैट हम तक मिलते रहें और हम चीजों को आगे आपसे डिस्कस करते रहें। राइट। अब आइए यहाँ पर पहले इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये दो बातें तो हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगर योजना एक समान थी। यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में एक समान नगरीय व्यवस्था थी, लेकिन कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर पक्के ईंट का प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। क्योंकि कालीबंगा और रंगपुर में पक्के ईंट के साक्ष्य नहीं है, बाकी हर जगह पक्के ईंट के साक्ष्य हैं। आमतौर पर प्रत्येक घर, जो भी मकान बना होता था, देखो उस समय के मकान ऐसे बनते थे। ये चौकोर आकार में मकान होता था और बीच में क्या था, ये आंगन था। और कई जगह तो ऐसा होता था कि आंगन में ही कुआं भी होता था, जहां से लोग आंगन में पानी निकाल कर काम करते थे। और दो बातें बहुत महत्वपूर्ण था, एक तो यहाँ पर अन्नागार और दूसरा स्नानागार। अन्नागार और स्नानागार, नहाने का और खाने की जगह को मतलब अनाज रखने की जगह को, और जो है किचन, जिसे अन्नागार हम कह सकते हैं। अन्नागार तो एक तरह से देखा जाए तो अनाज रखने की विषय है, लेकिन उसको उस रूप में हम जोड़कर यहाँ पर कनेक्ट करके देख लेते हैं। एक मोटा मोटी हम बता दें, जैसे पुराने जमाने में आप किसी का भी घर देखिएगा। राइट। हम अपने एक रिलेटिव के घर का डिस्कशन कर देते हैं, जो हमने पुराना घर देखा था। अपना घर तो मैंने पुराना नहीं देखा था। पीछे अहाता होता था, यहाँ पर एक बाउंड्री ऐसे होती थी, यहाँ से लोग निकल कर इस अहाते में इंटर कर जाते थे, और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाकर यहाँ एक दरवाजा था, जिससे बाहर निकलना हो तो यहीं से लोग निकल जाते थे। देखिए, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि जो भी मकान था आपका, मान लीजिए पक्का मकान है, तो दरवाजे सड़क पर न खुलकर दरवाजे पीछे की तरफ से खुलते थे। जैसे ये पीछे की तरफ से यहाँ खुला, यहाँ से लोग निकल जाते थे, महिलाएं वगैरह इधर से निकल जाती थी। जनरली पुरुष जो है वो बाहर से निकलने का काम करते थे, दरवाजा इधर होता था। तो इस तरह से मकान को डिजाइन किए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने अद्भुत कलाकृति के लिए, अद्भुत रचना के लिए जाना जाता था। हड़प्पा काली नगरों में चारों ओर से मीनार बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य चोर और लुटेरों से बचाना था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार अपने अद्भुत निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जबकि अन्नागार सबसे बड़ी आकृति थी। यानी कि सबसे यूनिक जो रचना थी, क्रिएशन था,
वो था आपका स्नानागार। लेकिन सबसे बड़ा जो क्रिएशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो क्या था? वह अन्नागार था, जिसे अन्न का भंडार कहते हैं। और इसी से आज के दौर में जो इफ्को निकला है, जो गोदाम बनते हैं, वो वह कॉन्सेप्ट पुराना कॉन्सेप्ट है। तो उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय इस तरह के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी थे। राइट, आइए देखते हैं। घरों के दरवाजे खिड़कियां मुख्यतः सड़क पर न खुलकर पीछे खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। यानी कि खिड़की जो है पीछे से खुलती थी, लेकिन लोथल में इसका अपवाद है। लोथल में आपका दरवाजा बिल्कुल बाहर ही खुलता था। मकान बनाने के लिए आपको पहले ही बताया कि हम लोगों ने ईंट का प्रयोग किया। राइट, हाँ ये जरूर है कि कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर हर जगह ईंट के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो यहाँ पर ईंटों का आकार था वो क्या था? 4:2:1। 4:2:1 में यहाँ पर ईंटें बनाई गई थी। अब आइए इसको हम लोग ड्राइंग को एक तरह से फिर से खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर ऑल ड्राइंग कर देते हैं। राइट, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे कि देखें क्या डिस्कस किया गया है। अब देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थलों के बारे में यहाँ पर अब डिस्कशन प्रारंभ कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत क्या क्या आपके जो है स्थल थे जिनके बारे में हमें जानना है। डियर स्टूडेंट, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सबसे पहली जो बात आती है वो हड़प्पा की आती है। क्योंकि खुदाई हड़प्पा के पहले हुई, इसलिए उस जगह का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। 1921 में हड़प्पा का खोज होता है। राइट, और ये जो स्थान है वर्तमान में किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मानगोमरी जिले में यह स्थित है। राइट, इसके जो भी साक्ष्य मिले, स्टुअर्ट पिगट कहते हैं यह अर्ध औद्योगिक नगर था। क्या? यानी कि एक ऐसा शहर था जहां पर उद्योग व्यापार भी थे। और यहाँ के जो निवासी थे उनका एक बड़ा जो है काम जो है वो क्या था? व्यापार का था, तकनीकी उत्पाद का था। उनका एक बहुत बड़ा वर्ग धार्मिक कार्यों में संलग्न था। और इस तरह से देखा जाए तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा जाता था। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों बहुत विकसित थे, और दोनों एक तरह से ट्विंस कैपिटल सिस्टर के रूप में ये जाने जाते थे। नगर के रक्षा के लिए दुर्गों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। राइट, और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर बात की व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा इन दुर्गों को दिया है। क्या? ये दुर्ग बहुत हाइट पर होते थे, जो दूर से ही दुश्मनों को देख लेते थे यदि कोई दुश्मन आ रहा होता है तो इसे माउंट एबी का संज्ञा दिया गया था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। अब देखिए दूसरी जो यहाँ पर बात की जाएगी वो काली मोहनजोदड़ो की बात की जाएगी। ये मोहनजोदड़ो जो है सिंध में, इस भाषा में, इसको सिंधी भाषा में हम मृतकों का टीला कहते हैं। ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर क्या था? डेमोक्रेटिक था, लोकतंत्रात्मक था। और स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल के रूप में जाना जाता था। बहुत बड़ा तालाब होता था जिसमें लोग नहाते थे, जिसे स्नानागार कहा जाता था। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के भी जलकुंड या जलाशय के भी साक्ष्य हमको ऐतिहासिक तौर पे प्राप्त हुए हैं। राइट, आइए आगे देखते हैं कि और इसके बारे में क्या एविडेंस हमारे पास है। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि मोहनजोदड़ो में तांबे तथा टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था। और इसी मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, नग्न नर्तकी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसे द्रव्य मोम विधि से बनाया गया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह जो मूर्ति प्राप्त हुई उसे किस विधि से बनाया गया था? तो इसे द्रव्य मोम विधि से बनाया गया था। आगे बात हम करते हैं चंदोदड़ो की। यह सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखा जाए तो संदेव नगर मोहनजोदड़ो से एक तरह से जो है
यह सैंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने किया था। ये प्रश्न पूछ सकता है। 1935 में अर्नेस्ट मैक्यूम के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया। चन्हुदड़ो एकमात्र पुरातत्व स्थल है जहां पर बकराकार ईंटें मिली है। चन्हुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। चन्हुदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति झूकर झांगर के अवशेष मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां पर मणिका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मणिका बनाने का कारखाना का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये ध्यान में इसको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, लोथल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला गांव के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर S R राव ने किया 1955 में। यह स्थल मुख्य बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर रक्षा प्राचीर से ही पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था, जहां से उसकी रखवाली होती थी। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार में स्थित है, पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से अन्नागार रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों में शामिल हुआ जो लुप्त होने के या नष्ट होने के कगार पर खड़े हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। यह घग्घर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने किया। 1961 में बीवी लाल और BK थापर के निर्देशन में इसकी खुदाई व्यापक तौर पे की जाती है। यहाँ से आपको जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा होता है, इसका साक्ष्य मिला है। ठीक। और यहाँ से अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य हमें क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, आइए उसको देख लेते हैं कि कालीबंगा में सौंग के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों का प्रयोग करने के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। दाह संस्कार मतलब फूकना। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक पुरातत्व स्थल है जिसकी खोज 1973 में RS बिस्ट के द्वारा किया गया था। तो ये हमने कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में डिस्कशन किया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल हैं। आगे की कक्षा में हम आपसे वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग क्लास में बने रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।